वोल्टेयर ने क्या खूब लिखा है। आफ्टर ऑल दिमाग और शरीर की सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत ही पेट से ही होती है। अगर पेट ठीक है तो आप ठीक हैं, और अगर पेट गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो आप सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इससे रिलीफ पाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पेट में होने वाली परेशानी आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करती है और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ये बात और है कि अगर देखा जाए तो आजकल कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। हमारे आसपास ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से परेशान दिखते हैं। ऐसे में एलोपैथिक मेडिसिन खा खाकर लोगों ने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम या कहे पाचन तंत्र को और ज्यादा खराब कर दिया है। पर अब लोगों की आदत बदल रही है। आज 21st सेंचुरी में लोग फिजिकल एलिमेंट्स की आसान और नेचुरल रेमेडी ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से वो अपने शरीर को परफेक्ट बना सके। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम देखेंगे कि योग और आसान जैसी नेचुरल एक्टिविटी के जरिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और कैसे घर पर ही बड़ी आसानी से पेट में दर्द, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ पाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये योग क्या है, और क्यों अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हम योग का ही सहारा लेने की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज, जिम, इन सभी की तुलना में योग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कैसे बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले भारत के एंशंट प्रैक्टिस योग को समझते हैं। योग भारत की सेंचुरीज ओल्ड परंपरा है। ये हमेशा से इंडियन कल्चर का एक अहम हिस्सा रहा है। सदियों से भारत के ऋषि मुनि योग के जरिए खुद को हेल्दी रखते आ रहे हैं, और आज भी बहुत से योग गुरु ने योग के जरिए ना सिर्फ अपनी हेल्थ को बल्कि अपने हजारों फॉलोअर्स की हेल्थ को बेहतर बनाया है। योग एक ऐसा एंशंट मेथड है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ बॉडी को बेहतर बनाने के लिए बल्कि मन की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि योग आध्यात्म को पाने का एक मेन सोर्स है। योग के जरिए आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट हो सकते हैं और परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि योग आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को मजबूत बनाता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। योग के जरिए आप अपनी बॉडी के हर प्रोसेस को सुधारने के साथ साथ पाचन की प्रक्रिया या कहें डाइजेशन को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर खास तौर पर डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन या पाचन का मतलब एक ऐसे मेथड से है जिसमें हमारा शरीर भोजन को तोड़कर जरूरी न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर बेकार बचे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जब शरीर का ये प्रोसेस ठीक ढंग से काम नहीं करता, तब हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी, जलन, पेट में दर्द और मरोड़ जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इनडाइजेशन से न सिर्फ पेट से जुड़ी तकलीफें सामने आती हैं, बल्कि इससे आपका दिमाग भी सीधे तौर पर इफेक्ट होता है। पर क्या आप हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और दिमाग के बीच के इस कनेक्शन को समझते हैं? अगर नहीं समझते तो चलिए दिमाग और डाइजेशन सिस्टम के इस कनेक्शन को थोड़ा करीब से समझते हैं। क्या आपने गट ब्रेन एक्सिस का नाम सुना है? नहीं। दरअसल ये आपके शरीर में मौजूद नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा हिस्सा है जो आपके ब्रेन को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधे कनेक्ट करता है, और योग के जरिए इस कनेक्शन को नेचुरली बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर आप अपने गट ब्रेन एक्सिस को योग के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने डाइजेशन को सुधारना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और सुनिए हमारी ऑडियो इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम विद योगा। कहते हैं किसी भी इंसान के दिल तक जाने का रास्ता उस इंसान के पेट से जाता है, लेकिन अगर इस इंसान का पेट ही सही ना हो तो फिर क्या होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले का पेट सही हो और उसका डाइजेशन सिस्टम सही से काम कर रहा हो। अगर आपका कोई अपना डाइजेशन सिस्टम के सही से फंक्शन ना करने की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप उन्हें योग करने की सलाह देंगे जिसमें उनकी प्रॉब्लम के क्योर होने के 100% चांसेस होते हैं। योग और आसनों के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। क्या आपने आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर के बारे में पहले सुना है? भले ही आपने इस सिंड्रोम का नाम ना सुना हो, लेकिन आप इसके सिम्टम से अच्छी तरह अवेयर होंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही नॉर्मल डिसऑर्डर है जो हमारे पेट में लार्ज इंटेस्टाइन या जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं उसे इफेक्ट करता है। इस सिंड्रोम से इफेक्टेड लोगों के पेट में जलन, दर्द, मरोड़, जकड़न
एसिडिटी के साथ साथ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी शिकायत भी देखी गई है। ये प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो बहुत ही छोटे छोटे सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और इससे ये डिसऑर्डर आगे बढ़कर एक क्रॉनिक एलिमेंट का रूप ले लेती है। डॉक्टरों के मतानुसार ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कम समय में नहीं हो सकता। ना ही इस बीमारी की कोई ऐसी दवा है जिसको खाने से आप तुरंत ठीक हो जाएं। ये बीमारी आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है, और इससे बचने के लिए आपको अपना भरपूर ध्यान रखने की जरूरत होती है। आईबीएस की अगर बात की जाए तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। बहुत से लोगों में इस बीमारी के सिम्टम्स को खान पान में चेंज और अपने डेली रूटीन में चेंज के जरिए ही मैनेज किया जा सकता है। बहुत ही कम लोगों में ये एलिमेंट एक क्रॉनिक डिसऑर्डर का रूप लेती है। लेकिन कुछ मुश्किल सिचुएशंस में आईबीएस डेंजरस भी हो सकता है। कई बार इससे आगे जाकर आपको कोलोरेक्टल कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई इंसान आईबीएस से पीड़ित है तो डॉक्टर उन्हें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर उन्हें फिजिकली फिट रहने और एक्टिव रहने की सलाह भी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आईबीएस जैसा कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, और हम मानते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या आप भी अक्सर होने वाले कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं? अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है आप भी आईबीएस से पीड़ित हों। अब प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई, सॉल्यूशन भी तो जरूरी है ना। तो चलिए आईबीएस जैसे नॉर्मल लेकिन वक्त के साथ सीरियस हो जाने वाले सिंड्रोम के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति में छिपा हुआ है। साल 2018 में आईबीएस को लेकर एक रिसर्च की गई थी, जिसके तहत 2008 लोग जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान थे, उन सभी को एक खास तरह की डाइट दी गई। ऐसी डाइट जिसकी एडवाइस डॉक्टर इस सिंड्रोम से परेशान लोगों को देते हैं। पूरे 3 हफ्ते तक इन लोगों ने इसी डाइट चार्ट को फॉलो किया। लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोगों को, जिनकी संख्या लगभग 10 से भी कम थी, उन्हें आईबीएस के सिम्टम से थोड़ी राहत मिली। पर बाकी लोग उसी तरह से परेशान थे। ज्यादातर लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी परेशानी पहले की तरह ही बनी हुई थी। इसके बाद इसी रिसर्च के अंतर्गत इन सभी आईबीएस से पीड़ित लोगों से 12 हफ्ते तक योगा प्रैक्टिस करवाई गई। 12 हफ्तों के बाद इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि 208 में से ज्यादातर लोग आईबीएस के सिम्टम से राहत पा चुके थे। उन्हें अब तकलीफ बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी। रिसर्च ने यह प्रूव कर दिया था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे नॉर्मल लेकिन क्रॉनिक डिजीज का इलाज योगा और आसनों के जरिए संभव है। इससे पहले भी 2016 में इसी तरह का रिसर्च किया गया था, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और दूसरी पेट की तकलीफ से परेशान लोगों को 16 वीक्स तक योगा प्रैक्टिस करवाया गया था। इस योगा प्रैक्टिस के बाद इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी तकलीफों से राहत पा ली थी। इसी रिसर्च में कुछ लोगों को योगा अभ्यास के जरिए पैदल चलने का अभ्यास करवाया गया, और 16 हफ्ते बाद योगा अभ्यास और पैदल चलने वाले लोगों को कंपेयर करने पर यह पाया गया कि योगा अभ्यास करने वालों को पैदल चलने वालों से ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैदल चलने वालों को कोई फायदा ही नहीं हुआ था। उन्हें भी फायदा हुआ था, लेकिन योगा अभ्यास ने इस फायदे को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे ये बात साबित हो गई कि योगा अभ्यास पेट से जुड़ी परेशानियों को और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इन दोनों रिसर्च के बारे में जानकर आप ये समझ गए होंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर को योगा अभ्यास और आसनों के जरिए आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और गहराई से समझने वाली बात यह है कि योगा अभ्यास कोई एलोपैथी मेडिसिन की तरह बिल्कुल नहीं है कि एक हफ्ते तक लिया और कई महीनों तक राहत मिल गई, या एक छोटी सी गोली हर रोज ली और आपको बीमारी से आराम मिल गया। एलोपैथिक मेडिसिन जहां एक और बीमारियों को ठीक करती है, वहीं इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे शरीर पर जरूर डालती है। इसलिए आजकल लोग दवाइयों से दूर हटकर नेचुरल तरीके से खुद को ठीक करने पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। यही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं। आपको ये समझना होगा कि योगा अभ्यास एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने वाला प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। जब योगा अभ्यास आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, उसके बाद न सिर्फ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बल्कि कई तरह की बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। खास तौर पर योग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को 4 गुना ज्यादा मजबूत बना देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के मजबूत होने से कई लोग सिर्फ ये समझते हैं
कि आपका खाना अच्छी तरह से पच जाएगा और आपको पेट में किसी भी तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही होते हुए भी काफी हद तक गलत है। दरअसल डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं। ये न सिर्फ हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़कर उसे पचाने में हमारी मदद करता है, बल्कि इसी डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के जरिए ही भोजन में मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन हमारे शरीर के द्वारा अब्जॉर्ब होते हैं, जिससे हमें जिंदगी जीने के लिए ताकत मिलती है। इसलिए योगा अभ्यास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हुई सेहतमंद बनने की जरूरी हिदायत। लेकिन अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के साथ साथ खूबसूरत भी दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आपको योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना नहीं भूलना चाहिए। चलिए इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। बताएं वो कौन है जिनका शरीर बहुत भद्दा नजर आता है? इस सवाल का एक सीधा सा जवाब है, ऐसे लोग जिनकी बेली निकली हुई होती है या फिर जिनके पेट का साइज बहुत बड़ा होता है। बिगड़ी हुई बेली के साथ उनका बॉडी शेप भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ अपनी बेली को कम करना चाहते हैं, आप अपने बेली को परफेक्ट शेप देना चाहते हैं, तो आपको योगासनों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि एक्सपर्ट भी ये मान चुके हैं कि अलग अलग तरह की एक्सरसाइज की तुलना में योग अभ्यास के जरिए बेली को सही शेप दिया जा सकता है। ये बेली फैट कम करने में सबसे जल्दी मदद करता है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, उसके जरिए आप ये तो समझ चुके होंगे कि योग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म पर कितना अच्छा असर डालता है। साथ ही आईबीएस और ऐसे ही दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े रोगों को योग के जरिए आप आसानी से दूर कर सकते हैं। आज जानेंगे कि वो कौन से जरूरी योगा मेथड्स हैं जिनके जरिए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस सीरीज को छोड़कर कहीं मत जाइए, पर आपकी हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेटिव सीरीज इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम विथ योगा। अपने स्वास्थ्य और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने की इच्छा आपकी भी हो गई होगी, लेकिन आप योग की इस दुनिया में बिल्कुल नए हैं और आपको योग गुरुओं की जटिल योगा प्रैक्टिस करते देख उलझन होती होगी। आप अक्सर सोचते हैं कि ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम आपसे कुछ बेहद इजी योगा पोजेस की बात करने वाले हैं, जिन्हें आप बड़ी आसानी से घर पर बिना किसी ट्रेनर के शुरू कर सकते हैं। तो आज इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे 9 आसनों की जो बहुत आसान है और बिगिनर्स के तौर पर आप इन इजी योग आसनों के जरिए योगा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये आसन आपके डाइजेशन को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही इन योगा पोजेस को रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप कठिन से कठिन आसनों को प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत आपको इन्हीं खास और इजी योगा पोजेस से करना चाहिए। तो चलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने पहले आसन की ओर। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्श्व सुखासन की। ये एक बहुत इजी योगा पोज है जिससे कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन की मुद्रा में जमीन पर बैठना होगा। इसके बाद पहले आपको अपने राइट हैंड को राइट थाई के बगल में जमीन पर रखना होगा और लेफ्ट हैंड को सर के ऊपर से ले जाकर राइट शोल्डर की ओर झुकाना होगा। इस तरह से पार्श्व सुखासन की एक मुद्रा पूरी होगी और इसी मुद्रा में कुछ सेकंड तक रहते हुए लंबी सांस खींचकर सांस छोड़ते हुए आप वापस आ सकते हैं। इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को लेफ्ट हैंड से दोहराया जाता है। पार्श्व सुखासन को इंग्लिश में सीटेड साइड बैंड भी कहते हैं। हमें आशा है कि हमने जिस मेथड से बताया उससे आप आसानी से इस आसन को घर पर कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसे करने में आपको कोई तकलीफ हो रही हो, तो गूगल पर जाकर आप पार्श्व सुखासन की मुद्रा से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिसके जरिए आप इस आसन को आसानी से समझ पाएंगे। इस आसन से आपके टमी, मसल्स, वेस्ट, चेस्ट और हाथों में खिंचाव पड़ता है। इस आसन के जरिए उत्पन्न होने वाला हल्का सा तनाव आपके पेट में मौजूद गैस को रिलीज करने में मदद करता है और इसके साथ ही आपके पेट की मसल्स को मजबूत बनाकर डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। इस 5 मिनट की प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको गैस की तकलीफ से काफी आराम मिलने लगेगा। तो चलिए पार्श्व सुखासन के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की ओर, जिसे योगिक प्रोसेस में अर्ध मत्स्येंद्रासन कहा जाता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन संस्कृत का एक शब्द है जिसे हम हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज के जरिए भी समझ सकते हैं।
ये एक तरह का ट्विस्ट आसन है जिसमें आपके शरीर को कुछ इस तरह से घुमाया जाता है जिससे आपकी बॉडी पोस्चर को सीधा किया जा सके और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिले। पेट से जुड़ी किसी भी तरह की तकलीफ में यह आसन आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने और पेट में गैस, एसिडिटी जैसी तकलीफ से राहत पाने के लिए इस योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि इस आसन को करने का सही मेथड क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको सुखासन की मुद्रा में जमीन पर बैठना होगा। उसके बाद सीधे पैर को उल्टे पैर के घुटने के बगल में ले जाकर रखें। सीधा पैर आपको कुछ इस तरह से रखना है कि सीधे पैर का घुटना ऊपर आसमान की तरफ हो। इसके बाद सीधे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को छुएं और अपना दूसरा हाथ अपने कमर के पीछे जमीन से टिका कर रखें। इसी मुद्रा पर बने रहते हुए 4 से 5 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर वापस सुखासन की मुद्रा पर आ जाएं। इसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट दूसरे हाथ और दूसरे पैर से इसी मुद्रा को दोबारा करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन की रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। साथ ही अगर आप शुगर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये आसन आपकी मदद कर सकता है। इस योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट और डाइजेशन दोनों बेहतर होता है। इसके साथ ही इस आसन की प्रैक्टिस से बेली और वेस्ट फैट भी कम होता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को समझने के बाद चलिए चलते हैं अपने तीसरे आसन की ओर, जिसे सुप्त मत्स्येंद्र आसन कहा जाता है। इसे सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। ये एक बहुत खास योगा पोज है जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी स्पाइनल मोबिलिटी बढ़ती है और लोअर बैक में पड़ने वाली स्ट्रेच आपकी मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव रेट को बढ़ाता है। साथ ही इससे आपके वेस्ट फैट को कम होने में भी हेल्प होती है। योग गुरुओं का कहना है कि उन्होंने अपने प्यूपल्स को सुप्त मत्स्येंद्र आसन का रेगुलर अभ्यास करवाया है और इस प्रैक्टिस के बाद ये देखा गया है कि जिन लोगों ने इस योगा पोज को रेगुलर प्रैक्टिस किया उनको गैस और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और डाइजेशन या पाचन क्रिया को लेकर किसी भी तरह की परेशानी सामने नहीं आती है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन की इस प्रक्रिया को लेट कर किया जाता है। सबसे पहले शवासन में जमीन पर लेट जाएं। अब सीधे पैर के तलवे को मोड़ पर उल्टे पैर के घुटने के ऊपर रखें। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को फैला लें और अपना चेहरा लेफ्ट की ओर मोड़ लें। इस तरह से 4 से 5 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। उसके बाद इस कंप्लीट प्रोसेस को ऑपोजिट साइड से रिपीट करें। अब थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आराम से शवासन की मुद्रा पर आ जाएं। इस योगा अभ्यास से आपके पेट के मसल्स पर तनाव पड़ता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। साथ ही आपकी स्पाइन को सीधा करने और आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में भी यह मदद करता है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे योगा पोज की ओर, जिसे अपनासन कहा जाता है। अपनासन एक संस्कृत शब्द है जिसमें आपना का मतलब आगे की ओर झुकना है और आसन का मतलब पोज है। वैसे इस योगासन को सारे योगा प्रैक्टिस के बाद किया जाता है। योगिक प्रोसेस में इस योगासन का बहुत ज्यादा महत्व है। इस योगासन से बॉडी के सभी टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और यह आपके पेट को भी टॉक्सिन फ्री बनाता है। इस योगासन से लार्ज इंटेस्टाइन में तनाव पड़ता है, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन में मजबूती आती है और आपका डाइजेशन बेहतर होता है। आपनासन को नी टू चेस्ट पोज भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस खास और आसन योग आसन को करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले शवासन की मुद्रा में जमीन पर सीधे लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को सटाकर दोनों घुटनों को मोड़ें और धीरे धीरे मोड़ते हुए इन्हें अपने चेस्ट के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को पैरों के तलवे के नीचे रखकर सामने की ओर घुटने को दबाएं। इसी पोज में रहते हुए 4 से 5 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर वापस शवासन की मुद्रा में आ जाएं। आप इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ये सबसे आसान योगा पोज है, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा होता है। आप जितने भी एक्सरसाइज या योगा अभ्यास करते हैं, उसके बाद सबसे आखिरी में आपको अपना आसन जरूर करना चाहिए। तो हमने आपसे कुछ ऐसे योगा पोजेस की बात की जो एज अ बिगिनर आपके लिए सबसे बेहतर रहेंगे। ऐसे ही और खास योगासनों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। योग हर इंसान के लिए बहुत महत्व रखता है। हर इंसान योग के महत्व को समझे, इसलिए हर साल 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, ताकि लोगों में योग के प्रति अवेयरनेस बढ़े और मेडिसिन और दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहने के बजाय योग के द्वारा लोग अपनी बीमारियों से निजात पा सके।
इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी योगा पोज की, जिसे मर्जयासन या बितलासन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैट काउ पोज भी कहते हैं। इस आसन में दो अलग अलग तरह के पोजेस को एक साथ किया जाता है। पहले कैट पोज बनाकर लंबी सांस खींचते हुए, फिर काउ पोज में आने के बाद सांस को छोड़ा जाता है। कैट काउ पोज एक बहुत ही आसान योगा पोज है, जिसे बच्चे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही आपके ऑर्गन को एक तरह से नेचुरल और इंटरनल मसाज देता है, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। इस आसन से आपके पेट के मसल्स में तनाव पड़ता है और आपकी पीठ सीधी होती है। वज्रासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम और स्पाइन को स्ट्रांग बनाने में भी मदद करता है। तो चलिए इस योग आसन के फायदे जानने के बाद इसे करने के सही मेथड को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जमीन पर एक बिल्ली की तरह दोनों हाथ और दोनों पैर के घुटने की मदद से खड़ा होना होगा। ऐसा करते समय ध्यान रखें कि आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट हों और एक दूसरे से मिले हुए हों। आपका हाथ और आपका बैक भी पूरी तरह से सीधा होना चाहिए। अब बारी आती है काउ पोज में एंटर करने की। इसके लिए आपको अपने पीठ को ऊपर की तरफ उठाना होगा, ताकि आपकी गर्दन से आपके पीठ के बीच ऊपर की तरफ यू की आकृति बने। इस तरह से अपने मसल्स को स्ट्रेच कर कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहें और 4 से 5 मिनट तक सांस रोक कर रखें। इसके बाद सांस रोकते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएं। अब सांस धीरे धीरे छोड़ दें। काउ पोज कंप्लीट करने के बाद आपको कैट पोज में एंटर करना है। इसके लिए अपने नीज, हाथ, शोल्डर और पीठ को सीधा रखते हुए अपनी पीठ को नीचे की तरफ दबाएं, जिससे आपकी गर्दन से आपके कमर के बीच नीचे की तरफ यू की आकृति बने। इसी दौरान अपना सर ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद इसी पोजीशन में बने रहते हुए 4 से 5 मिनट तक सांस रोक कर रखें। फिर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएं और सांस छोड़ दें। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। इस योग आसन में पेट के मसल्स पर पड़ने वाला तनाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। साथ ही इस योगा पोज से आपकी कमर, पीठ, पेट, कंधे के मसल्स पर तनाव बढ़ता है। ये एक तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जिसके जरिए आप पेट से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। साथ साथ अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट करने में भी इस कैट काउ पोज से हेल्प मिलती है। अब चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने की इस कड़ी में कैट काउ पोज के बाद चलते हैं अपने दूसरे खास योगा पोज की तरफ, जिसे हम कोबरा पोज के नाम से जानते हैं और योगिक प्रोसेस में इसे भुजंगासन भी कहा जाता है। आपने कोबरा या सांप को तो जरूर देखा होगा, जो अपने पूरे शरीर को जमीन पर लिटाकर रखता है और सिर्फ अपनी गर्दन और सर को ऊपर की ओर उठाता है। इस योगासन में आपको कुछ इसी तरह का पोस्चर बनाना पड़ता है। इसीलिए इस योगासन को कोबरा पोज कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। ध्यान रखें आपका पेट, आपकी कमर, जांग, घुटने, पांव, शोल्डर्स और हाथ बिल्कुल सीधे हों। सर को भी बिल्कुल सीधा रखना है। इसके बाद दोनों हथेली को जमीन पर सीधा रखते हुए इसकी सहायता से अपने सर को धीरे धीरे उठाएं। फिर धीरे धीरे शोल्डर को उठाते हुए चेस्ट तक ऊपर की ओर उठ जाएं और अपना चेहरा आसमान की ओर रखें। इस दौरान आपके चेस्ट से लेकर सर के बीच एक खास तरह का प्रेशर पड़ता है। इसी पोजीशन पर 4 से 5 सेकंड तक बने रहें और लंबी सांस लें। इसके बाद वापस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएं और सांस छोड़ दें। आप इस प्रोसेस को 4 से 5 बार या 10 से 12 बार तक रिपीट कर सकते हैं। अब चलिए कोबरा पोज के मेथड को जानने के बाद जानते हैं अपने दूसरे योगासन के बारे में, जिसे हम धनुरासन या बो पोज भी कहते हैं। इसमें आपके शरीर को धनुष के समान आकृति में बदला जाता है, इसीलिए इस योगा पोज को धनुरासन कहते हैं। अगर आप एक महिला हैं और मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप ये महसूस करते हैं कि इस दौरान आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है, आपका पेट खराब रहता है, आपको डायरिया होता है या फिर आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा उपाय है धनुरासन। अभी तक हमने जितने भी योगासनों को देखा है, उसे आप अकेले बिना किसी सहायता के कर सकते हैं। उसी तरह से धनुरासन को भी बिना किसी सहायता के अकेले खुद किया जा सकता है। तो चलिए इस आसान योगा पोज को सही ढंग से करने के मेथड को समझते हैं। जैसे हमने भुजंगासन में किया था, बिल्कुल उसी तरह पेट के बल सीधे लेट जाएं। अपने शोल्डर, पीठ, कमर, जांग और घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। अब अपने घुटने को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं।
आपको अपने कमर तक पूरे पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। अब अपने सर को सामने की तरफ से चेस्ट तक ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए अपने दोनों पांव को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ें और अपनी पूरी बॉडी को यू शेप में स्ट्रेच करें। इस तरह से लंबी सांस लें और 4 से 5 सेकंड तक इसी पोज पर बने रहें। फिर वापस आ जाएं। चंद सेकंड रिलैक्स करने के बाद इसी पोज को वापस दोहराएं। ऐसा आप 5 से 10 बार तक आसानी से कर सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर योगा पोज है। इससे आपकी पीठ की मसल्स पर सबसे ज्यादा तनाव पड़ता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इसके साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर ये पोषक तत्व को अब्सॉर्ब करने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इस योगासन का असर आपकी बॉडी पोस्चर पर भी पड़ता है। अगर आप लगातार बेवजह हाथ, पैर और कंधे, कमर के दर्द से परेशान हैं, तो इस आसन के लगातार अभ्यास से आप इन छोटे मोटे दर्द से भी राहत पा सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से परेशान हैं या आपको किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, तब भी इस योगासन की मदद आप ले सकते हैं, क्योंकि इस योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस से आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हर तरह की बीमारियों को निपटाने में मदद मिलती है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण योगासन को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें और इसका लाभ उठाएं। अब चलिए चलते हैं अपने आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण योगासन की ओर, जिसे बेली ट्विस्ट या परिवर्तनासन भी कहा जाता है। ये योगा पोज अपने आप में एक बेहतरीन योगिक प्रोसेस है। इससे आपका बेली फैट कम होता है, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इससे मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है। इस योगा पोज के जरिए आप अपने पैरों की मसल्स को मजबूत बना सकते हैं। इससे आपकी बैकबोन सीधी होती है, आपकी वेस्ट और थाई में जमा एक्स्ट्रा फैट खत्म होता है। इस योगासन का मानसिक संतुलन से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसके जरिए आप अपने मणिपुर चक्र को अवेक कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत होता है। महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में महिलाएं परिवर्तनासन का अभ्यास कर सकती हैं। अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, तब भी योगासन आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इससे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी मजबूत होती है और इस पोज के निरंतर अभ्यास से भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में आपके शरीर को मदद मिलती है। ये योगा पोज आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म रेट पर सीधे असर डालती है। तो इस खास योगासन को अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसके फायदे समझने के बाद चलिए समझते हैं इसे करने की सही और आसान मेथड क्या है। इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। अब ध्यान रखें आपका पैर, घुटने, थाई, बैक, शोल्डर, सर सब बिल्कुल सीधा रहे। अब अपने हाथों को दोनों तरफ फैला लें। इसके बाद पैरों को घुटने तक मोड़ते हुए एक बार अपनी दाईं ओर मोड़कर रखें और अपना सर घुटने के बिल्कुल ऑपोजिट बाईं ओर रखें। इसी पोजीशन पर 3 से 4 सेकंड तक रहें और लंबी सांस लें। फिर सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं और सांस छोड़ दें। अब ऐसा ही दूसरा पैर से करें। आपका पैर जिस ओर रहेगा, आपका चेहरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इस तरह से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा भी हैवी खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर उन्होंने मसाला और स्पाइसी जरा सा भी खा लिया, तो उनके पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। कई लोग तो प्रोटीन रिच फूड भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसके साथ ही कई लोगों को बार बार कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है, आपका कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी परिस्थिति में कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग पेट साफ ना होने की शिकायत करते हैं और बिना दवाइयों के उनका पेट साफ नहीं होता है। इससे उनके पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, जिसका असर उनकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी पड़ता है। वो पूरा दिन खुद को सुस्त महसूस करते हैं। उनके पेट में जकड़न, अकड़न और दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। अगर महिलाओं का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो, तो उनका शरीर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और इसके कारण उनके शरीर में खून की कमी होने लगती है। वो एनीमिक हो सकती हैं। इससे मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पेट से जुड़ी समस्या आपको कमजोर बनाती है और आप कमजोर होने लगते हैं। इससे आपका वजन भी घट सकता है। अगर आप इन सभी समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं, अगर आप एक स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हैं, तो योगा अभ्यास को अपनी जिंदगी में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में एक ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम है
जिसमें बैलेंस बनाकर हम तरह तरह की बीमारियों से राहत पा सकते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे खास योगा पोज की बात करते हैं जिसके जरिए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सुलझा सकते हैं। इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन की। इस आसन में अपने शरीर को सामने की ओर झुकाया जाता है। इससे आपके पूरे शरीर पर तनाव पड़ता है। इसके साथ ही आपके पेट की मसल्स की मसाज होती है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। पूरी तरह से सामने की ओर झुकने से आपके बेली मसल्स पर दबाव पड़ता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है और इस तरह से गैस रिलीज होने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आप सेहतमंद रहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठ जाएं और अपने दोनों पैर सामने सीधे रखें। दोनों तलवे और घुटने एक दूसरे से मिलाकर रखें। इसके बाद अपने सर को आगे की ओर झुकाएं। आपको आगे की ओर इतना झुकना है कि आपका पेट और सर आपके पैर से चिपका रहे। अपने पैरों को और अपनी पीठ के साथ साथ अपना सर भी बिल्कुल सीधा रखें। अपने हाथों से अपने पैरों के दोनों तलवों को पकड़े और इस तरह से सांस रोककर 3 से 4 सेकंड तक इसी पोजीशन पर बने रहें। उसके बाद धीरे से ऊपर उठ जाएं और सांस छोड़ दें। आप इस योग आसन को 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे खास योगा पोज की, जिसे हम बालासन या चाइल्ड पोज के नाम से भी जानते हैं। इस योगा पोज की मदद से आप खुद को बच्चों की तरह शांत कर सकते हैं। इस योगासन से आपके पेट के साथ आपके दिमाग से भी तनाव दूर होता है। आपके बेली मसल्स में प्रेशर से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है और गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से आराम मिलता है। बालासन योगा पोज के रेगुलर प्रैक्टिस से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और फूड से जरूरी न्यूट्रिशंस अब्सॉर्ब करने में आपको मदद मिलती है। इसीलिए इस योगा पोज को अपने डेली लाइफस्टाइल में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने घुटनों और पैर के तलवों को जमीन से बिल्कुल सीधा रखें। अब ध्यान रखें कि आपकी कमर आपकी एड़ियों के ऊपर हो। इसके बाद अपने सर को आगे की तरफ झुकाएं। आपको इस तरह से आगे की ओर झुकना है कि आपका पेट और चेस्ट आपके पैरों को छुए। सर को नीचे जमीन से लगा दें और अपने हाथों को फैलाकर सामने सीधा रखें। इसी पोजीशन में 3 से 4 सेकंड तक बने रहें, फिर वापस आ जाएं। इस योगा पोज को आप दिन में 4 से 5 बार भी दोहरा सकते हैं। बालासन खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हर तरह की समस्या को दूर करने में मदद करता है। यह आपके पेट की नसों को मजबूत बनाता है। इससे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी मजबूती मिलती है। इस योगासन के रेगुलर प्रैक्टिस से मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अक्सर देखा गया है जब लोग डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म से परेशान होते हैं तो उन्हें गैस की तकलीफ भी महसूस होने लगती है। इस तकलीफ को जनरली हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोचकर देखिए आपको कैसा महसूस होगा जब आप कुछ भी खाते हैं तुरंत आपको गैस बनने लगती है, बल्कि इसकी वजह से आपको सर और हाथ, पैर में दर्द भी महसूस होता है। आपको बहुत ज़्यादा गैस बनने से उल्टियाँ भी हो सकती हैं और खाने का मन बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्पेशल योगा पोज है आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। योग गुरुओं का कहना है कि इस योगा पोज से गैस की समस्या से बहुत जल्दी राहत मिलती है। इसे पवन मुक्तासन कहा जाता है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये गैस रिलीज करने में मदद करता है। तो इस पवन मुक्तासन योगा पोज को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें, ताकि गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से आपको जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि पवन मुक्तासन कैसे किया जाता है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जमीन पर अपने घुटनों की सहायता से बैठ जाएं। घुटने से लेकर एड़ी जमीन पर बिल्कुल सटाकर सीधी रखें। ध्यान रखें कि आपका पीठ बिल्कुल सीधा हो। अब एड़ियों के ऊपर कमर को टिकाकर अच्छी तरह से बैठ जाएं। फिर हाथों की मुट्ठियों को बांधकर अपने पेट पर रखें और पेट को दबाते हुए आगे की ओर झुके। सर को घुटनों से बिल्कुल लगा दें। इसी पोज में 3 से 4 सेकंड तक रहें, फिर ऊपर उठ जाएं। इसके बाद फिर से लंबी सांस लेते हुए सामने की ओर झुकें और इसी प्रोसेस को वापस से दोहराएं। फिर कुछ सेकंड तक उसी पोज में रहने के बाद वापस आ जाएं। इस तरह से इस योगा पोज को एक बार में 5 से 10 बार कर सकते हैं। यह आपको गैस जैसी समस्या से तुरंत राहत दिलाता है। साथ ही इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलता है। पवन मुक्तासन की रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी बैकबोन पर भी तनाव पड़ता है, जिससे पीठ के दर्द से भी राहत मिलती है।
चलिए बात करते हैं इस एपिसोड की अपने सबसे लास्ट लेकिन सबसे ज़रूरी योगा पोज की, जिसे त्रिकोणासन भी कहा जाता है। अगर आप भी भूख न लगने की समस्या से परेशान हैं और कम खाना खा खाकर आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर बना दिया है, इसके साथ ही आपका पेट खाली होने से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन तो आपके शरीर का हिस्सा बन चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में त्रिकोणासन आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। बल्कि त्रिकोणासन को ऐसे लोगों को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे आपको गैस, कब्ज जैसी समस्या से जल्द राहत मिलेगी। साथ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, जिससे आगे आपको कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। इस योगा पोज से आपकी बॉडी का फैट कम होता है और साथ ही पेट, पीठ, कमर के दर्द से भी आपको राहत दिलाएगा। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तब भी आप त्रिकोणासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि त्रिकोणासन कैसे किया जाता है। अभी तक हमने जितनी भी योगिक पोजेस की बात की है, या तो उसे लेटकर किया जाता है या तो बैठकर किया गया था। लेकिन त्रिकोणासन का अभ्यास खड़े होकर किया जाता है। इसके लिए अपने दोनों पैरों को फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं। ध्यान रखें आपका पेट, आपकी कमर और आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहे। अब सीधे हाथ से अपने सीधे पैर को झुक कर छुएं और अपना दूसरा हाथ आसमान की तरफ ऊपर खोल कर रखें। इसी पोजीशन पर कुछ सेकंड के लिए बने रहें, फिर सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद इसी प्रोसेस को दूसरी ओर से फिर से दोहराएं। आप ऐसा 15 से 20 बार तक कर सकते हैं। त्रिकोणासन एक मॉडर्न योगा पोज है, जिसे आप यौगिक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इससे आपके पेट के मसल्स को मजबूती मिलती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से राहत मिलती है। साथ ही इससे आपके पैर और पीठ में तनाव पड़ता है, जिससे आपके शरीर में होने वाले दर्द से भी आपको आराम मिलता है। ये एक तरह की योगिक एक्सरसाइज है, जिसे आपको अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करना चाहिए। त्रिकोणासन को ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। एक बहुत फेमस कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, और ये कहावत हम अपने बड़ों से अक्सर सुनते आए हैं। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, डांस सीखते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद योग हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में हमारी कितनी मदद करता है, ये योग को करके और समझकर ही जाना जा सकता है। अपनी इस सीरीज में हम तरह तरह के योगासनों से आपको अवेयर करवा रहे हैं, जिससे कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें और हेल्दी रह सकें। योगा सिर्फ एक डेली एक्सरसाइज नहीं है, ना ही ये जिम की तरह है कि हफ्ते में 2 से 3 बार जिम जाकर बाकी दिन आप आराम कर सकते हैं। योगा अपने आप में एक डिसिप्लिन है। योग एक एंशंट इंडियन टेक्निक है, जो पूरी तरह से सांसों पर बेस्ड है। इसमें मूवमेंट, मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक का सबसे ज्यादा महत्व है। योग आपको ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को सुधार कर आपको इंटरनल पावर भी देता है। योगा से आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होती है, और वो नेचुरल तरीके से बेहतर काम करते हैं, जिससे आपको हर तरह की फिजिकल एलिमेंट से राहत मिल सकती है। खास तौर पर जो लोग इंडाइजेशन या पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान रहते हैं, योग गुरु उन्हें योगा करने की सलाह देते हैं। योग गुरु के साथ साथ आजकल हेल्थ एडवाइजर, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट भी योगा को डेली लाइफ में शामिल करने की सलाह देते हैं। इसीलिए आप भी अगर किसी तरह की शारीरिक समस्या से परेशान हैं, तो आपको योगा प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। वहीं अगर आप इनडाइजेशन से परेशान हैं, तो योगा आसन आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। आज की तारीख में जितनी भी एक्सरसाइज की बात की जाए, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने में योगा सबसे ज्यादा मदद करता है। कई बार बहुत लंबे समय से गैस और कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हुए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाता है। हमारी छोटी आंत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, उसमें सिकुड़न होने लगती है, और बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन भी अपना काम बहुत ही धीमी गति से करता है। ऐसी कंडीशन में हम जो भी खाते हैं, हम उसे अच्छी तरह से पचा नहीं पाते हैं, और ऐसे में कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होती है, तो कभी डायरिया से आप परेशान हो जाते हैं। इसके साथ ही खाना ना पचने पर पेट में जमा खराब भोजन गैस बनकर आपके पूरे शरीर में घूमने लगता है। गैस और लगातार बना हुआ कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर में एसिडिटी को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह आपके इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। इससे लगातार बनते गैस और एसिडिटी से आपके ब्लड वेसल्स और आपकी ब्रीदिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा कुछ भी खाने के बाद तुरंत गले में जलन और चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन की शिकायत करते हैं, तो कुछ लोग खाना पानी पीकर खाते हैं।
वहीं कुछ तो कुछ भी खाते ही अपने पूरे गले में जलन महसूस करते हैं। ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की निशानी है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को सही समय पर सुधारा ना गया तो ये धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज का रूप ले सकती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से खराब होने के बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ कोलन में कैंसर जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर में स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन में मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बना रहे। योगा अभ्यास इन सभी समस्याओं को दूर करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। आप चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी भी बीमारी से परेशान क्यों ना हो, चाहे आप कितने लंबे समय से गैस की तकलीफ झेल रहे हो, लेकिन अगर आपने निरंतर योगा अभ्यास किया तो आपको 1 से 2 महीने में ही इन समस्याओं से राहत मिलने लगेगी। इसके साथ ही योगा का सबसे बड़ा फायदा है कि नेचुरल तरीके से आपको ठीक करता है। इससे आपकी बीमारी जड़ से ठीक होती है और धीरे धीरे मेडिसिन की आदत भी कम होने लगती है। इसीलिए अगर आप भी खुद को जल्द से जल्द हेल्दी बनाना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी के सभी ऑर्गन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। योगा प्रैक्टिस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, जिससे आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन सही तरीके से काम करेगा और आपको राहत मिलेगी। डॉक्टर बताते हैं कि जब आप योगा पोजेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस दौरान आपका डाइजेशन प्रोसेस स्पीड से काम करता है और बॉडी में हीट जनरेट होने से ब्लड सर्कुलेशन लगातार बढ़ता जाता है। इस तरह से बढ़ता हुआ ब्लड सर्कुलेशन आपकी मसल्स की तरफ जाता है और लंग्स को इम्प्रूव करता है। इससे आपका दिमाग और आपका दिल मजबूत बनता है। अक्सर देखा गया है कि डाइजेशन की समस्या से परेशान लोगों को धीरे धीरे फेफड़ों से जुड़ी शिकायत भी होने लगती है और कई बार ऐसे लोग हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या से परेशान लोग ब्लड सर्कुलेशन की परेशानी का भी सामना करते हैं, जिसका असर लंग्स और हार्ट की एक्टिविटी पर पड़ता है। इस तरह ऑर्गन्स में आने वाली कमजोरी आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। इसीलिए योगा आसन्स की प्रैक्टिस जरूर करें। वैसे डॉक्टरों के अनुसार योगा के साथ साथ दूसरे एक्सरसाइज और जिम जाने से भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना ही फायदा होता है। लेकिन योगा एक लो एनर्जी एक्सरसाइज है। योग करते समय आपकी बॉडी से एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होती है और इससे आपकी स्टमक मसल्स की ताकत बढ़ती है। और योग की मदद से आपका डाइजेस्टिव साइकिल बेहतर ढंग से काम करता है, जिससे बिना दवाओं के भी आप हेल्दी बने रह सकते हैं। इतना ही नहीं, योग आपके दिमाग, दिल और आपके सभी बॉडी पार्ट्स को एक साथ जोड़ता है, जिससे आपका पूरा बॉडी सिस्टम सही तरीके से काम करता है। इसलिए चाहे आप किसी भी तरह की फिजिकल परेशानी से जूझ रहे हों या आपको मेंटल प्रॉब्लम्स ने परेशान कर रखा है, योग हर तरह की समस्या का इलाज है। योग को नियमित रूप से अपनी लाइफ में शामिल कर आप हर तरह की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। चाइनीज नॉवलिस्ट लिन यूटैंग ने कहा है, हैप्पीनेस फॉर मी इज लार्जली अ मैटर ऑफ डाइजेशन। अगर आप बीमारियों से मुक्त होकर अपनी जिंदगी खुशनुमा तरीके से जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दवाइयों के बोझ से ना दबकर मेंटल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकें, तो योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है आदतें अचानक नहीं बदलती, लेकिन अच्छी आदत अगर एक बार जिंदगी में शामिल हो जाए तो जल्दी छूटती भी नहीं है। इसीलिए आज से ही अपनी मॉर्निंग की शुरुआत योग से करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ अपने पूरे शरीर को बेहतर बनाएं, साथ ही मेंटल और स्पिरिचुअल शांति भी हासिल करें। मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन हमारे शरीर की दो अलग अलग प्रक्रिया हैं जो अलग अलग होते हुए भी एक समान ही हैं, बल्कि ये एक ही ऑर्गन के द्वारा पूरी होती है। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में एक खास अंतर है, जहां पर डाइजेशन में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़कर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वहीं मेटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है और उन छोटे मॉलिक्यूल को हमारे शरीर के लिए जरूरी बड़े मॉलिक्यूलर में बदला जाता है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले के सारे एपिसोड्स में डाइजेशन के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी है, जिससे हमें वो हर ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलता है जिसकी हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म को आप अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं और वो कौन सी यौगिक प्रोसेस है जो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं।
ऐसे कोई भी यौगिक प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी को ट्विस्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं ऐसी यौगिक प्रोसेस जो आपके शरीर को मोड़ते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा सकते हैं। योगासन के जरिए मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए आप पवन मुक्तासन, बालासन, त्रिकोणासन और पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं। इन सभी योगा पोज में आप अपने शरीर को मोड़ते हैं, और इस तरह से जब शरीर में मूवमेंट होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, क्योंकि आपके पेट के मसल्स पर तनाव पड़ता है। इन सभी योगा आसनों के बारे में डिटेल से हम पहले ही जान चुके हैं। इन सभी की रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी डाइजेशन और आपके मेटाबॉलिज्म दोनों में इंप्रूवमेंट होती है। इसके साथ ही ऐसे योगा पोजेस जिसमें आप सामने की ओर झुकते हैं, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर ढंग से काम करता है और आपकी मेटाबॉलिक एनर्जी बूस्ट होती है, जिससे आपका भोजन अच्छी तरह से पचने के साथ साथ न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर सही मायने में न्यूट्रिशन का उपयोग कर पाता है। योगा में योगा पोजेस के साथ साथ डाइट का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट पर भी काम करना होगा। योग गुरु बताते हैं कि प्रोटीन से भरपूर फूड लेने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए योगासनों का अभ्यास करने के साथ साथ अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड को जगह दें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट सही रहे। इससे फैट खत्म होता है और आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर बने रहें। योग और आयुर्वेदा में डाइट के साथ साथ पानी का भी बहुत अधिक महत्व है। एक इंसान को एक दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को कई गुना ज्यादा बढ़ाता है, आपके वजन को कम कर आपको हेल्दी बने रहने में भी मदद करता है। इसलिए आज से हर रोज सुबह की शुरुआत 1 ग्लास पानी और योग के जरिए करें। हमारे देश में जड़ी बूटी और मसालों का इस्तेमाल किचन में सदियों से किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त प्रवृत्ति की जड़ी बूटियां और स्पाइसेस से मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप लौंग, काली मिर्च, पीपल, तेज पत्ता जैसे तेज मसालों का इस्तेमाल अगर रेगुलरली करेंगे, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके शरीर को योगासन का भरपूर फायदा भी मिलेगा। डाइट का ध्यान रखने के साथ साथ इन सभी योगासनों की प्रैक्टिस से आप मुश्किल से मुश्किल योगा पोजेस करने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म रेट को 4 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी खाया हो आपकी बॉडी उसमें से सही न्यूट्रिशंस को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर सके, तो योग को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। पिछले एपिसोड में हमने अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के बारे में जाना, लेकिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन एक दूसरे से जुड़े हैं। फूड डाइजेशन के बाद निकलने वाली एनर्जी मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल्स के जरिए अब्जॉर्ब होती है, और अगर आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म के साथ साथ दूसरी बॉडी फंक्शन में भी समस्या हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा, तभी आप इसे सही तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है और आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफों से जूझ रहे हैं, तो आपको और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी रेफरेंस में ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेटिस ने कहा है, बैड डाइजेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ना सिर्फ ग्रीक फिजिशियन, बल्कि हमारे इंडियन आयुर्वेदा में भी हम यही मानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी आपके पूरे शरीर के सिस्टम को खराब कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें और उसे मजबूत बनाए रखें। इसके साथ ही हम ऐसे योगा पोजेस को भी अपनी जिंदगी में शामिल करें जो फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर उसमें से ज़रूरी न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट को पूरी तरह से बाहर निकाल सके। क्योंकि अगर अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट बाहर निकलने के बजाय पेट में पड़ा रहेगा, तो ये आपके पेट के सिस्टम को खराब कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड से आपकी पित्त प्रवृत्ति यानी गॉल ब्लैडर तेज होती है, और पित्त प्रवृत्ति का असर हमारे पूरे शरीर के सिस्टम पर पड़ता है। यह आपको एसिडिटी जैसी परेशानी में डाल सकता है। आयुर्वेद में तो ये तक कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा और एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, तो ये आपके इंटेस्टाइन को भी धीरे धीरे गला सकता है। इसलिए कब्ज और गैस ही बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी बहुत बड़ी समस्या है, जो आपको एक सीरियस और क्रॉनिक डिजीज का शिकार बना सकती है। मॉडर्न साइंस आयुर्वेदा से कुछ अलग सोच रखता है। इंडियन आयुर्वेदा और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी ने एंशंट आयुर्वेदा और एंशंट योगा का पालन कर लिया, तो उसे बीमारियां छू भी नहीं सकती। हमारे भारत में बहुत से एंशंट आयुर्वेदा एक्सपर्ट जैसे चरक और महर्षि पतंजलि कहते हैं, अग्नि हमारे शरीर का प्रमुख तत्व है।
जो न्यूट्रिशन, अवेयरनेस और इंटेलिजेंस को हमारे अंदर बढ़ाता है। ये अग्नि तत्व हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अग्नि के जरिए हम शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच एक बैलेंस बना पाते हैं। ये अग्नि हमारे पेट में होती है, जिसे आयुर्वेदा में फायर ऑफ अवेयरनेस भी कहा गया है, और ये सेंट्रल डाइजेस्टिव सिस्टम में रहकर अपना काम करती है। इसका मतलब एंशंट आयुर्वेदा के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि अग्नि तत्व या कहें इंटरनल बर्निंग फायर हमारी अच्छी सेहत का सुपरवाइजर है। क्या खाया जा रहा है, क्या पचाया जा रहा है, ये इस पर पूरी निगरानी रखता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर हम इस अग्नि तत्व को भी धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। तो चलिए आयुर्वेदा की नज़र से डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं और जानते हैं आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल अपनाकर आप खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जूसर की तरह इमेजिन करें और अग्नि तत्व को जूसर का ब्लेड मान लीजिए। जब भी खाना इस जूसर में जाता है, अग्नि तत्व पूरे खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे जूसर का ब्लेड पूरे फलों को अच्छी तरह से घुमा घुमा कर पीसता है, उसी तरह अग्नि तत्व भी अपना काम करता है। इसके बाद फूड वेस्ट जिसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम इसी अग्नि तत्व के जरिए एक तरफ अलग कर देता है। जैसे जूसर से फ्रूट जूस निकालने के बाद बचा हुआ फ्रूट वेस्ट अलग हो जाता है। इसके साथ वो न्यूट्रिशंस जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले हैं, उसे जूस बनाकर जूसर जैसे आपके ग्लास में लाकर डालता है। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशंस को हमारे शरीर के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब इमेजिन करिए कि अगर जूसर का ब्लेड बहुत कमजोर हो जाए तो क्या वो फल को अच्छी तरह से पीस कर उसे जूस निकाल पाएगा? क्योंकि अगर ब्लेड वीक हो जाएगा तो फल और जूस दोनों एक साथ मिलकर रह जाएंगे और दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे। यही अग्नि तत्व के साथ भी हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर अग्नि तत्व कमजोर हो गया तो वो टॉक्सिन्स और एनर्जेटिक जूस को अलग नहीं कर पाएगा। इसी से हमें डाइजेशन से जुड़ी कई तरह की परेशानियां होती है। अगर आप अपने सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आपके अग्नि तत्व का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा डाइजेशन प्रोसेस आयुर्वेद के अनुसार इसी अग्नि पर निर्भर करता है, और इसको मजबूत बना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में योग आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद और योग के जरिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपने रेगुलर योगा प्रैक्टिस किया तो डाइजेस्टिव फायर, या जिसे हम अग्नि भी कहते हैं, वो स्टिमुलेट होने लगता है। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म में बैलेंस बना रहता है। इसके साथ ही आपने आज के युग के प्रसिद्ध योगाचार्य गुरु रामदेव बाबा को तो सुना ही होगा। वो अक्सर कहते हैं रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल बनती है, जिससे खाना सीधे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचता है और अग्नि तत्व में एक फायर होने से फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। योग गुरु रामदेव जी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप योग करेंगे, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही मजबूत होगा, और वो आपके खाने को अच्छी तरह से पचाकर आपको मजबूती देगा। योग आपके बेली मसल्स में मोशन को बढ़ाता है, और इस मूवमेंट से कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही सामान्य रूप से चलता है। इसके साथ ही योग के जरिए आप अपने दिमाग और दिल को एक्टिव बना सकते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से फैट्स का डिपॉजिशन भी कम होता है, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसीलिए योग हमारे डेली लाइफस्टाइल का बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए। एंशंट इंडिया में लोगों के लिए योग उनकी जीवन का एक अहम हिस्सा था। सुबह उठते ही योगासन करना हर किसी के डेली रूटीन में शामिल था। इसलिए प्राचीन काल में लोग ज्यादा हेल्दी हुआ करते थे। खास तौर पर भारत में आयुर्वेदा प्रोसीजर के अनुसार जीवन गुजारने वाले लोग योग के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इसी ने हमारे प्राचीन भारत को इतना समृद्धि और स्वस्थ बना रखा था। लेकिन हम धीरे धीरे अपने एंशंट कल्चर को भूलते जा रहे हैं, और हमारी इसी बुरी आदत ने हमें बीमार कर दिया है। अगर आप बीमारी से उबरकर हेल्दी और वेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, तो योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना ना भूलें। इंडियन एंशंट योगा में योगा के साथ साथ डाइट को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक परफेक्ट डाइट प्लान के जरिए आप खुद को हेल्दी बना सकते हैं। सिर्फ योगा करते हुए अगर आप टॉक्सिन फूड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे, आप पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट को ज़्यादा से ज़्यादा खाएँगे, फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऐसे में योगा अपना काम तो करेगा, लेकिन आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितने के आप हकदार हैं। अगर आप एंशिएंट आयुर्वेदा मेथड को सही ढंग से समझकर
उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको योगा प्रैक्टिस के साथ साथ अपने डाइट पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि एंशंट आयुर्वेदा टेक्निक इन दोनों को एक साथ लेकर चलती है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे उन आहारों के बारे में जिससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और भारतीय योग गुरु श्री श्री रविशंकर कहते हैं, योग और आयुर्वेदिक डाइट आपके शरीर को एनर्जी के उस हाई लेवल तक पहुंचा सकता है जहां से आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरु सदगुरु के अनुसार, योग जहां आपके शरीर के मैकेनिज्म को स्ट्रांग बनाता है, वहीं आयुर्वेदिक डाइट उस मैकेनिज्म को स्मूथ चलने में मदद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक में योग के साथ साथ हेल्दी और सेफ डाइट का बहुत अधिक महत्व है। आयुर्वेदा के अनुसार आयुर्वेदा के इंपॉर्टेंट लिटरेचर में भोजन को महाभाई सज्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि भोजन इस दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। फूड इज वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीवन। अगर आप इसका सही ढंग से उपयोग करना सीख गए तो आपको दूसरी किसी भी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होगी। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले आपको अपने शरीर के इंटरनल नेचर को पहचानना होगा। उसके बाद इंटरनल नेचर के अनुसार तालमेल बिठाकर अगर भोजन किया जाए तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, बल्कि आप एनर्जी से इतने भरपूर रहेंगे कि इस दुनिया का कोई भी काम शायद आपके लिए मुश्किल ना हो। आयुर्वेद में बेस्ट फूड उसे कहा जाता है जिसमें पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट्स का मिक्सचर हो, और इन पंच महाभूत में अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, ये पांचों शामिल हैं। जब आप अपनी डाइट इन 5 महाभूतों को ध्यान में रखते हुए चुनते हैं तो आपका शरीर बीमारियों से दूर रहता है, क्योंकि तब ये डाइट आपके शरीर के लिए दवाइयों की तरह काम करते हैं। आयुर्वेद में भोजन को आहार कहा जाता है, और इस आहार को भी दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी को पथ कहा जाता है और दूसरे को अपथ कहा जाता है। पथ की श्रेणी में वो फूड मटेरियल आते हैं जो आपकी प्रकृति के अनुसार आसानी से पचने योग्य होते हैं, जिनको खाने से आपको एनर्जी मिलती है। इससे बिल्कुल उल्टा अपथ की श्रेणी में वो फूड आते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, जो टॉक्सिन से भरे हुए हैं और आपके इंटरनल नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डाइट के साथ साथ आपको पहले अपने शरीर की प्रकृति पर भी ध्यान देना होगा। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, जिन्हें वात, पित्त और कफ दोष कहा जाता है। आप किस तरह के दोष से परेशान हैं या आपकी प्रवृत्ति कैसी है, उसे समझकर ही आपको अपने डाइट को चुनना चाहिए। जैसे अगर आप वात प्रवृत्ति के हैं तो आपको ड्राई फ्रूट्स, आलू, बैंगन, टमाटर, मटर और कच्ची सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। वात प्रवृत्ति के लोगों के लिए हर तरह के फल, नारियल, गोभी, ब्राउन राइस, खीरा, प्याज, पालक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद है। वहीं अगर आपकी प्रवृत्ति पित्त है या आप पित्त दोष से परेशान हैं, तो आपको आम, संतरा, सनफ्लावर, मशरूम, चकुंदर जैसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। बल्कि आप इनके बजाय गोभी, गाजर, खीरा, मेथी, आलू इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कफ दोष से परेशान लोगों को किन चीजों का सेवन करना चाहिए। कफ दोष से परेशान लोगों को केला, नारियल, पपीता, डेयरी प्रोडक्ट, पाइनएप्पल, तरबूज, खजूर, अंजीर का सेवन करने से बचना चाहिए। बल्कि ऐसे लोग सेब, ड्राई फ्रूट्स, संतरा, अनार, बासमती चावल, चावल, मूंग दाल, आटे का सेवन कर सकते हैं। ये तो हुई डाइट की बात, लेकिन योग गुरु बताते हैं कि डाइट का ध्यान रखने के साथ साथ योगा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए, और जब आप किसी खास बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सुबह और शाम दोनों समय योगा कर रहे हैं तो आपको दिन में लाइट फूड लेना चाहिए। योगा के दौरान आप गर्म पानी और शहद ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा हैवी खाने के बाद योगा बिल्कुल भी ना करें। इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपका ब्लैडर और बावल पूरी तरह से खाली हो, मतलब योग के दौरान आपका पेट साफ हो। आपका पेट किसी भी तरह से भारी नहीं होना चाहिए। योगा ना सिर्फ एक एक्सरसाइज है बल्कि एक आध्यात्मिक पद्धति है। अगर आप योगा का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो शुरुआत आपको प्राणायाम से करनी चाहिए, ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। इससे योग का सबसे ज्यादा असर मिलता है। योग में ब्रीदिंग टेक्निक का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए ब्रीदिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको योगा ट्रेनर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको सही तरीके से योग करने की सही सलाह दे सकते हैं। योग के दौरान आप पानी पी सकते हैं, बल्कि खुद को योगा के दौरान भी हाइड्रेटेड बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगा की शुरुआत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से की जानी चाहिए।
इसीलिए इस दौरान आप जो भी कपड़े पहने वो हल्के और कंफर्टेबल हों। इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि योगा में ब्रीदिंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे में जब तक किसी खास योगासन की ज़रूरत ना हो, तब तक मुंह से सांस लेने के बजाय हमेशा नाक से ही सांस ले। योग आपके शरीर को रिलैक्स करता है, इसलिए कभी भी अपने शरीर को कड़ा करके या तनाव देकर योगा ना करें। योगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करें। शुरुआत में ही अगर आपने बहुत कठिन आसनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो आपको इससे चोट भी लग सकती है। योगा के बाद आपको आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में शवासन पर लेटकर अपने शरीर को पूरा आराम दें। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद ही अपना योगा सेशन खत्म करें। योगा करते वक्त इंस्ट्रक्टर हमेशा सांस रोक कर रखने की सलाह देते हैं, लेकिन सांस उतने समय तक ही रोके जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे आगे सांस रोकना गलत हो सकता है। योगा खत्म करने के बाद खुद को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप किसी मेडिटेशन या आराम का सहारा ले सकते हैं। योगा करते समय पसीना आना अच्छी बात है, लेकिन उसी एनर्जेटिक पोजीशन में तुरंत बाहर निकल जाना या तुरंत पानी पीना गलत है। पहले खुद को थोड़ा शांत कर लें, उसके बाद पानी पिएं और उसके बाद ही कहीं बाहर जाएं। अगर आपने खान पान के साथ इन कुछ खास बातों का ख्याल किया, तो आपको योगा का दुगना फायदा होगा। साथ ही अगर कोई आसन आपको बहुत कठिन लगता है, तो सिर्फ उसके बारे में सुनकर या टेलीविजन और इंटरनेट पर देखकर उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। इसके लिए आप योगा ट्रेनर की मदद ले सकते हैं, ताकि आप आसन की सही विधि जानकर सही लाभ उठा सकें। योग के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि आधुनिक युग में खो गए योगा प्रैक्टिस को इंडिया के किन फेमस पर्सनालिटीज ने वापस पॉपुलर बनाया है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि योगा भारत की एंशियंट टेक्निक है और ये सदियों से भारत के साथ चली आ रही है। योगा आसना वैदिक काल का एक एंशियंट रिचुअल है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वैदिक युग में खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए किया करते थे। लेकिन वक्त बीतता गया और इस योगिक परंपरा को लोगों ने समय के साथ भुला दिया। पर आज इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने योग का प्रचार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने बाबा रामदेव का नाम तो सुना ही होगा। आज हम बाबा रामदेव को इंडिया का पॉपुलर योग गुरु मानते हैं, जिन्होंने योगा को इंडिया में वापस से पॉपुलर बनाया है, जिन्होंने लोगों का ध्यान योग और आयुर्वेद की तरफ आकर्षित किया है। लेकिन बाबा रामदेव के साथ साथ भारत में और भी बहुत से योग गुरु हैं जिन्होंने योग को आज भी जिंदा रखा हुआ है। बल्कि आज इंडिया में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो योगा को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं और योग कितना इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ऐसा हमें बताने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, वो खुद भी योग के जरिए हेल्दी बने हुए हैं। तो चलिए ऐसे ही योग गुरु और इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव एक भारतीय योग गुरु हैं। वो आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पातंजलि आयुर्वेदा की स्थापना की है। आज योग और आयुर्वेद के नक्शे कदम पर चलते हुए बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। इनकी पतंजलि ब्रांड ने भारत के कोने कोने में अपनी जगह बना ली है। सबसे पहले उन्होंने 2002 में संस्कार टीवी के जरिए योगा सिखाना शुरू किया था। उसके बाद ये आस्था चैनल पर भी एक्टिव हुए। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि उन्होंने न्यूज चैनल के जरिए भी लोगों को योगा प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। बाद में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान में भी हिस्सा लिया। इसके बाद आयुर्वेद को भारत के घर घर में पहुंचाने के लिए इन्होंने पतंजलि आयुर्वेदा एक ब्रांड की शुरुआत की, जिसमें आयुर्वेदा मेडिसिन, पर्सनल केयर, फूड, कॉस्मेटिक जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पतंजलि आयुर्वेदा की शुरुआत 2006 में हुई थी। बाबा रामदेव अक्सर कहते हैं, आरोग्य रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और योग इसमें हमारी मदद कर सकता है। इसके साथ ही वो योग और आयुर्वेद के चमत्कारों को बताते हुए कहते हैं कि बुढ़ापा आयु नहीं विचारों का परिणाम है। स्वामी रामदेव को योगा और आयुर्वेद पर इतना भरोसा है कि उन्होंने हजारों की भीड़ में भी कई बार ये कहा है कि वो योग के जरिए 100 साल तक जी सकते हैं। बाबा रामदेव के बारे में कहा जाता है कि ये बचपन में लकवे के शिकार हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने आयुर्वेदा और योग के बल पर खुद को ठीक किया। इसीलिए अब ये लाखों लोगों को योग सिखा रहे हैं। अक्सर ये अपनी योगा क्लासेस में ये कहते हैं कि लोग शरीर से नहीं दिमाग से थकते हैं और योग में इतनी ताकत है कि आप 18 घंटे तक बिना थके काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं बाबा रामदेव की तरह ही प्रसिद्ध भारत के एक दूसरे योग गुरु के बारे में। इन्हें लोग सदगुरु के नाम से जानते हैं।
जैसे बाबा रामदेव उत्तर भारत और मध्य भारत में योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं, उसी तरह से सदगुरु दक्षिण भारत में योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें एक आयुर्वेद आचार्य भी माना जाता है, जिनका सही नाम जग्गी वासुदेव है, लेकिन लोग इन्हें सदगुरु के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो योगा प्रोग्राम को दुनिया तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। योग गुरु होने के साथ साथ सदगुरु एक मल्टी टैलेंटेड इंसान भी हैं। उन्हें कई तरह की भाषाओं का ज्ञान है। वो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर भी अपने विचार रखते हैं। सदगुरु कहते हैं कि योग और आयुर्वेदा आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। ये आपके जीवन को अवेयर और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध योग गुरु सदगुरु के बारे में तो हमने जान लिया। अब चलिए चलते हैं भारत के तीसरे योग गुरु की ओर, जो योगा और आयुर्वेद को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्हें लोग श्री श्री रविशंकर के नाम से जानते हैं। इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की शुरुआत की थी। ये योगा को एक कला मानते हैं और इन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रिदम के साथ लोगों को करना सिखाया है। सुदर्शन क्रिया इनके द्वारा सिखाई गई आज तक की सबसे फेमस योगिक प्रोसेस है। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि वो महज 4 साल के थे तब से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन्हें भगवत गीता का हर एक श्लोक मुंह जुबानी याद है। योग गुरुओं की तो बात हो गई, लेकिन क्या आप ऐसे इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में जानते हैं जिन्होंने योगा को अपने दैनिक दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा बना लिया है, जो अपने स्वास्थ्य और सेहत के लिए योग को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ योग और आयुर्वेद को दिया है। शिल्पा शेट्टी एक ऐसी एक्टर हैं जो अब 46 ईयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन इनकी फिटनेस और इनकी हेल्थ को देखकर कोई भी इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये योग के कठिन से कठिन आसनों को बहुत आसानी से कर लेती हैं। बाबा रामदेव और शिल्पा शेट्टी के एक साथ योगा अभ्यास ने लोगों को योग की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट किया है। शिल्पा शेट्टी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योग और आयुर्वेदिक रेसिपी के बारे में हमेशा बताती रहती हैं। शिल्पा अपने परफेक्ट फिगर का क्रेडिट भी पूरी तरह से सिर्फ योग को देती हैं। उनका मानना है कि योग आपकी जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने योग पर अपनी किताब भी लिखी है। इसके अलावा वो यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को योग के लिए इनकरेज करती हैं। शिल्पा शेट्टी के अलावा बहुत सी ऐसी बी टाउन एक्ट्रेसेस हैं जो योग के जरिए खुद को फिट बनाए रखती हैं, और वो भी अपनी खूबसूरती का पूरा क्रेडिट योग को देती हैं। करीना कपूर खान, मलाइका अरोरा, सारा अली खान, रकुल प्रीत, दिया मिर्जा, मीरा कपूर ऐसी ही अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है। इनकी परफेक्ट फिगर और स्लिम बेली का सारा राज इनकी योगा प्रैक्टिस में छिपा हुआ है। ये अभिनेत्रियां हर रोज सुबह की शुरुआत योगा प्रैक्टिस से ही करती हैं। इन सभी के अलावा अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन, शिखर धवन जैसे सेलिब्रिटी भी योगा का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। अक्षय कुमार का मानना है कि योगा उन्हें फिट बनाने के साथ साथ अंदर से हेल्दी बनाता है। ये शायद योग और आयुर्वेद का ही कमाल है कि अक्षय कुमार आज 54 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनको देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह इंडिया के सबसे फिट मेल सेलिब्रिटी मिलिंद सोमन भी खुद को फिट और परफेक्ट बनाए रखने के लिए योगा प्रैक्टिस को जरूरी मानते हैं। वो कहा जाता है ना, आप कौन है इसके बारे में जानने के लिए योग एक सबसे सही अपॉर्चुनिटी है। योग एक ऐसा मार्ग है जो लोगों को उनकी सोल से कनेक्ट करता है। योग हमारे शरीर, दिमाग और मन में एक कनेक्शन बनाता है। योग इंसान को स्वस्थ और निराकार बनाता है। इसीलिए भीड़ में खोने से अच्छा है आप अपनी अंतरात्मा में खो जाएं। योग के जरिए खुद को स्वस्थ बनाएं और लोगों तक भी यही मैसेज पहुंचाएं। योग के जरिए आप न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बल्कि अपने शरीर के हर एक सिस्टम को सुधार सकते हैं। तो अपने योग के सफर को हम यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज को सुनने और समझने के बाद आप भी अपने दिन की शुरुआत योगा से ही करेंगे और आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट यानी अहम हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सुनते रहने के लिए